SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके SKP ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गृह विज्ञान शिक्षण यानी कि होम साइंस टीचिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये हमारा गृह विज्ञान का पहला पार्ट है। दोस्तों, बहुत ही जल्द इस चैनल पर हम टेट और सीटर के लिए बैचेस शुरू करने वाले हैं, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइए, इस चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 20 क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि 20 में से कितना उत्तर सही हो रहा है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गृह विज्ञान को मुख्य रूप से निम्न में से किस विषय के साथ सहसंबंध आवश्यक है। और ऑप्शन दिया है सामान्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, गृह विज्ञान को मुख्य रूप से सामान्य विज्ञान से भी सहसंबंध आवश्यक है, अर्थशास्त्र से भी आवश्यक है और भूगोल से भी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में प्रचलित वस्त्रों के फैशन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गृह विज्ञान को निम्न में से किस विषय के सहसंबंध द्वारा किया जा सकता है। और ऑप्शन दिया है भूगोल, इतिहास, चित्रकला, उपरोक्त सभी। दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा कि प्राचीन काल में प्रचलित वस्त्रों के फैशन का, दोस्तों जो हमारे बहुत पहले जो भी वस्त्र प्रचलित थे उसके फैशन के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमको किस विषय के साथ सहसंबंध स्थापित करना होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है भूगोल। तो दोस्तों, भूगोल के साथ स्थापित करके सहसंबंध हम प्राचीन काल के जो भी फैशन चल रहे थे वस्त्रों का, उसका ज्ञान हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इतिहास, तो दोस्तों प्राचीन काल में जो भी चीज़ें प्रचलित थी उसके बारे में हम इतिहास के द्वारा ही जानते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इतिहास। चित्रकला भी दोस्तों नहीं होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इतिहास। अगला प्रश्न है, भोजन, गृह एवं वस्त्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी के लिए गृह विज्ञान विषय का सहसंबंध निम्न में से किस विषय के साथ करके किया जा सकता है। और ऑप्शन दिया है सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, भोजन, गृह और वस्त्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी के लिए जो गृह विज्ञान का सहसंबंध है वो भूगोल के साथ स्थापित किया जा सकता है। भूगोल के साथ मतलब कि सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूगोल। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। और ऑप्शन दिया है आहार एवं पोषण, वस्त्र एवं परिधान, संपूर्ण गृह व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, गृह विज्ञान के जो अध्ययन का क्षेत्र है वो संपूर्ण गृह व्यवस्था है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संपूर्ण गृह व्यवस्था। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। और ऑप्शन दिया है कि अधिक से अधिक गृह सज्जा, पौष्टिक आहार प्राप्त करना, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधाओं से संपूर्ण बनाना, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना। तो दोस्तों, जो गृह विज्ञान शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधाओं से पूर्ण बनाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुख सुविधाओं से पूर्ण बनाना। दोस्तों, अधिक से अधिक गृह सज्जा, दोस्तों ये उद्देश्य हो सकता है, लेकिन कहा रहा है कि मुख्य उद्देश्य, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पौष्टिक आहार प्राप्त करना भी कुछ उद्देश्य है, लेकिन उतना ये मजबूत उद्देश्य नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान किसके लिए उपयोगी है। और ऑप्शन दिया है केवल बालिकाओं के लिए, केवल विवाहित स्त्री के लिए, परिवार के सभी सदस्यों के लिए, बूढ़ी महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, जो गृह विज्ञान उपयोगी है वो केवल बालिकाओं के लिए नहीं है और केवल विवाहित स्त्री के लिए भी नहीं है, ये जो है परिवार के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिवार के सभी सदस्यों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गृह विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। और ऑप्शन दिया है आहार संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, बालकों के शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करना, आर्थिक नियोजन सीखना। तो दोस्तों, गृह विज्ञान का जो उद्देश्य यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है। हम बात करें पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है आहार संबंधी ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों, ये तो गृह विज्ञान के उद्देश्य है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, दोस्तों ये भी उद्देश्य है। बालकों के शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करना,
दोस्तों गृह विज्ञान में बालकों के शिक्षण का क्या काम, तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। आर्थिक नियोजन करना दोस्तों ये भी हमारा सही है। तो चूंकि कह रहा है कि उद्देश्य नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बालकों के शिक्षण का ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास के उद्देश्यों के अंतर्गत निम्न में से किसका ज्ञान प्रदान किया जाता है। और ऑप्शन दिया है सिलाई एवं कढ़ाई, पाकशास्त्र, स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास के उद्देश्य के अंतर्गत यानी कि अपने आप को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएं, किसी पे डिपेंड न रहे, इसके लिए सिलाई और कढ़ाई की भी ज्ञान प्रदान किया जाता है, पाकशास्त्र का भी और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शारीरिक श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विश्वास करने के लिए किसका ज्ञान कराया जाता है। और ऑप्शन है खाना पकाना, सफाई करना, सिलाई करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शारीरिक श्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करने के लिए अगर देखा जाए तो खाना पकाना भी हमारा उद्देश्य है, इसका भी ज्ञान कराया जाता है। सफाई का भी ज्ञान कराया जाता है, अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगा तो बीमारियाँ फैलेगी ज़्यादा। सिलाई का भी ज्ञान कराया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। और ऑप्शन दिया है कि दोस्तों यहाँ पे जरूर आप लोग इसको टिक करके प्रश्नों को करें, अक्सर यहाँ पे गलती हो जाता है। और ऑप्शन दिया है कि उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, गृह व्यवस्था संबंधी कौशल का विकास करना, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास करना, राजनीतिक क्षेत्र का विकास करना। तो दोस्तों माध्यमिक स्तर पर जो गृह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है वो उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, दोस्तों ये भी सही है। गृह व्यवस्था संबंधी कौशल का विकास करना, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गृह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है वो राजनीतिक क्षेत्र में विकास करना नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजनीतिक क्षेत्र का विकास करना। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में कार्बन की कितनी मात्रा होती है। और ऑप्शन दिया है 25%, 30%, 50% और 75%। तो दोस्तों प्रोटीन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 50% होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 50%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज लवण नहीं है। और ऑप्शन दिया है कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर। तो दोस्तों जो कैल्शियम है ये भी खनिज है, फास्फोरस भी खनिज है और सल्फर भी खनिज है, लेकिन नाइट्रोजन हमारा खनिज लवण नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। और ऑप्शन दिया है कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गर्भवती महिला के लिए कैल्शियम भी आवश्यक पोषक तत्व है, प्रोटीन भी है और आयरन भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा आहार का संरक्षण किया जाता है। और ऑप्शन दिया है प्रशीतन द्वारा, ताप द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम आहार का यानी कि भोजन का जो संरक्षण करते हैं वो भोजन के प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी किसी भोजन को हम लोग गर्म करके सुरक्षित रखते हैं, किसी किसी भोजन को हम फ्रिज में रख देते हैं यानी कि ठंडा करते हैं तो उसमें सुरक्षित रहता है, और किसी किसी भोजन को हम सुखा देते हैं तो सुरक्षित रहता है। तो प्रशीतन का मतलब होता है उसको ठंडा करके रखना, ताप द्वारा मतलब उसको गर्म करके रखना, और निर्जलीकरण का मतलब उसको सुखा करके रखना। तो ये जो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी के द्वारा। वो डिपेंड करता है कि भोजन का प्रकृति कैसा है, इसके हिसाब से हम उसका संरक्षण करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसमें हम प्रिजर्वेटिव भी मिलाते हैं, तब भी हमारा भोजन सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, माँ के दूध में पाया जाता है। और ऑप्शन दिया है प्रोटीन, वसा, लैक्टोज, दूसरा है कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन, विटामिन ए और विटामिन डी, और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों माँ के दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी, लैक्टोज भी होता है, कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस भी होता है, आयोडीन, विटामिन और विटामिन डी भी होता है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, कम से कम 6 माह तो बच्चों के लिए चाहिए ही चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में बाल मृत्यु का कारण है। और ऑप्शन दिया है निर्धनता व माता का अस्वस्थ होना, अज्ञानता व अशिक्षा,
संतुलित आहार की कमी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भारत में जो बाल मृत्यु का कारण है वो निर्धनता व माता का अस्वस्थ होना भी है, अज्ञानता व अशिक्षा भी है। जहाँ पे अज्ञानता है, अशिक्षा है, वहाँ पे लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कौन सा भोजन कब करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में हमको पोषक तत्व लेना है। संतुलित आहार की कमी, दोस्तों ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में अस्वस्थता का प्रारंभिक लक्षण क्या है? दोस्तों कैसे हम पहचानेंगे कि कोई बालक बीमार है, अस्वस्थ है? तो इसके लिए ऑप्शन दिया है, शिशु को भूख न लगना, बच्चे का कमज़ोर तथा शिथिल होना, बच्चे का बेचैन रहना तथा शांत नींद में सोना। तो दोस्तों जो भी बालक है वो तो बता नहीं पाता है अपनी समस्याओं को, लेकिन उसकी अस्वस्थता को हम कैसे पहचानते हैं? तो बच्चे को भूख नहीं लगता है, इससे भी पहचान लेते हैं। बच्चे कमज़ोर हो जाता है तथा शिथिल होता है, मतलब कि हमेशा बैठा रहेगा, तो ये भी सही है। बच्चे का बेचैन रहना तथा शांत नींद में सोना, दोस्तों इससे भी हम बच्चे की अस्वस्थ होने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। जितने भी हैं ये सब बच्चे की अस्वस्थ होने का लक्षण है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? और ऑप्शन दिया है 206, 306, 260, 270। तो दोस्तों जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती है, लेकिन जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है वो हड्डियों की संख्या 306 हो जाती है। फिर बालक की उम्र और बढ़ती है, यानी कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, तो जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 270। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों जन्म के समय, इसलिए 270 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उचित नींद के लिए सहायक कारक है? और ऑप्शन दिया है कि पाचन क्रिया का ठीक होना, साफ व हवादार स्थान, मानसिक रूप से शांत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमको अच्छा नींद कहाँ आएगा, कब आएगा? जब हमारा पाचन क्रिया सही होगा, यानी कि हमारा पेट सही होगा, तब हमको अच्छा नींद आएगा। और साफ व हवादार स्थान, दोस्तों जहाँ पे बहुत गर्मी होगी, चाहे जहाँ बहुत ठंडी होगी और बहुत धूल होगा, तो वहाँ पर हमको नींद अच्छी आएगी नहीं। तो दोस्तों सहायक होता है कि साफ कमरा हो और हवादार कमरा हो, चाहे स्थान हो। मानसिक रूप से शांत होंगे तभी हमको अच्छी नींद आएगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? और ऑप्शन दिया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व यौन भिन्नता, बुद्धि व पोषण, वंशानुक्रम व पर्यावरण, ये सभी। तो दोस्तों बाल विकास को प्रभावित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और यौन भिन्नता भी है, बुद्धि और पोषण भी है, और वंशानुक्रम और पर्यावरण भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।